हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई टीचिंग सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग जहाँ की कल छोड़े थे, हम लोग सीडीपी का अध्ययन कर रहे थे। सीडीपी का मैराथन हम लोगों ने कल पहला पार्ट पढ़ा था। आज हम उसके आगे दूसरी पार्ट का अध्ययन करेंगे। आज हम उसके आगे दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। सीडीपी जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, आज उसके आगे अध्ययन करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करिए और साथ ही साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे और अपने दोस्तों के साथ और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर आप लोग कर ही देंगे, ये हमको भरोसा है। ओके, कहाँ चला था यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने बाल विकास पढ़ लिया था, जिन प्याजों को समझ लिया था, समाजीकरण समझ लिया था और 3-4 टॉपिक समझ लिए थे। आज उसके आगे हम लोग सबसे पहला हम लोगों का जो टॉपिक है ये वाइगोत्स्की से संबंधित है। ठीक है, सबसे पहला वाइगोत्स्की जो थे ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूस के वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने क्या किया, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट का थियरी दिया था। कौन थियरी दिया था? सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, जिनका जन्म 1896 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 1934 में। कब हुआ था? इनका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा तो रहा नहीं, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने लाइफ में बहुत सारे क्या कॉन्सेप्ट दिए, जिसमें क्या होगा, इसमें कुछ इनका कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझते हैं। इन्होंने देखिए सबसे पहले ये बताया कि जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, सीखता है, वो क्या करता है, अपने समाज और क्या होता है, कल्चर से ही क्या करता है, सीखता है। इसमें क्या किया थे, जो बच्चा सीखता है, जो बच्चा अधिगम करता है, वो कहां से करता है? समाज और कल्चर से क्या करता है, अंतः क्रिया करके सीखता है। कैसे सीखता है? अंतः क्रिया करके। कैसे? अंतः क्रिया करके बच्चा कैसे सीखता है? समाज और एंड किसका? संस्कृति का, मतलब कल्चर का। ये क्या होता है, अपने समाज में रहता है और जिस समाज में रहेगा वहां पे रहेगा तो वहां उस समाज क्या होगा, कोई ना कोई संस्कृत होगा और ये क्या करेगा, अपने समाज और संस्कृति से क्या करेगा, अंतः क्रिया करके सीखेगा। अब देखिए इनके कुछ कॉन्सेप्ट है, हम चलिए इनके कॉन्सेप्ट को 2-3 कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। चलिए इनका जो कॉन्सेप्ट था, पहला कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, ZPD, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए ZPD क्या होता है, देखिए इसमें बच्चा करता क्या है, ZPD को समझ लेते हैं। और एक स्कैफोल्डिंग है, पाड़ है, पाड़ या ढांचा बोला जाता है, ढांचा समझिए। स्कैफोल्डिंग बोला जाता है, ये समझिए। पहले स्कैफोल्डिंग समझ लेते हैं, तब उसको क्या होगा, ZPD समझना आसान होगा। देखिए स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जब बच्चा कोई सीख रहा होता है, कोई भी बच्चा जब कुछ सीख रहा होता है तो उसके सीखने में थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम आती है, अगर उस जो बच्चा सीख रहा है, अगर उसको जो कोई ऐसा हो जो उससे श्रेष्ठ, मतलब उससे जानकारी के बारे में श्रेष्ठ हो और वो उसको क्या कर दे, सहायता कर दे या सहयोग कर दे, क्या करे, सहायता कर दे या सहयोग कर दे, जिससे बच्चा क्या करे, उस कार्य को क्या आसानी से सीख सके। और जो वो उसको क्या होगा, जो बच्चे को सिखाएगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, MKO होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोस्ट नॉलेजेबल अदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोस्ट नॉलेजेबल अदर, मतलब जो जानकारी देने वाला होना चाहिए वो जिसको सिखा रहा है उससे ज्यादा जानकार होना चाहिए। जैसे समझिए बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है और वो क्या कर रहा है, गिरता जा रहा है। हम क्या करें, उनको क्या करें, थोड़ा सा सहयोग दे दे, उनको क्या करें, थोड़ा सा सहयोग दे दे और वो बच्चा क्या करे, धीरे धीरे क्या करे, साइकिल चलाना सीख ले।
तो हम जो सहयोग देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, MKO बोला जाएगा, मोस्ट नॉलेजेबल अदर बोला जाएगा। और जिसको दिया जाएगा, जो बच्चा सीख रहा है, सीखने में हेल्प जो दिया जाएगा, जो मदद दिया जाएगा, हम उसको क्या बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग। अब इसके ZPD को समझ लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ZPD, समीपस्थ क्या बोला जाता है, समीपस्थ डेवलपमेंट बोला जाता है, विकास, समीपस्थ का विकास बोला जाता है। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें जो रियल डेवलपमेंट होता है, जो क्या होता है, रियल डेवलपमेंट होता है, जो बच्चे का क्या होता है, रियल डेवलपमेंट होता है, ये क्या होता है, वास्तविक, जो वास्तविक विकास होता है और जो संभावित विकास होता है, जो संभावित विकास होता है, उसके बीच में क्या होता है, अंतर जो होता है, उसी को हम लोग ZPD बोलते हैं। अब इसको समझिए क्या होता है। देखिए, जो रियल डेवलपमेंट होता है, जो क्या होता है, वास्तविक विकास होता है, और जो संभावित विकास होता है, जो अभी विकास संभावना है कि उसको हमको ये विकास कराना है, तो उसके बीच का जो अंतर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, GDPD बोलते हैं। जैसे समझिए, बच्चे को हमको क्या कराना है, अभी तक बच्चा क्या, मान लीजिए इससे बच्चा है, इसमें कक्षा 3 में है, क्या है, क्लास 3 में है। अब वो क्या कर रहा है, अभी तक वो क्या कर रहा है, क्लास 2 का अध्ययन कर रहा है। वो क्या है, इसमें बच्चा क्या है, क्लास 2 में है, और वो क्या है, इस समय जो अध्ययन, उसका अध्ययन अध्यापन चल रहा है, वो किस लेवल का है, जो उसका वास्तविक विकास है, जो वास्तविक विकास है वो क्लास 2 का है। लेकिन ये क्या है, अगर हम उसको क्या थोड़ा सा इसका फोल्डिंग दे दें, उसको क्या है, सिखा दें कि ये चीज ऐसे अध्ययन करो, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करिए, और वो क्या करे, कक्षा 3 के क्वेश्चन तो सॉल्व करे ही करे, उसके ऊपर क्या करे, कक्षा 4 का भी क्या करे, क्वेश्चन सॉल्व कर ले। अब समझिए, ये जो क्लास 1 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, जो वास्तविक डेवलपमेंट था, और जब हम उसको इसका फोल्डिंग दे दिए या सहयोग दे दिए, अब वो क्लास 4 का क्या कर रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने लगा। अब उसका संभावित विकास क्या हो गया, यहां तक विकास कर गया। लेकिन इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, ZPD या बोला जाए, क्या बोला जाएगा, ZPD। ठीक है। इसमें अब एक और समझ लेते हैं, इसका, इसमें एक और बात समझ लेते हैं, प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच, या इसको हम लोग निजी वाक बोलते हैं। क्या होता है, निजी वाक। क्या होता है, बच्चा जब कुछ सीख रहा होता है, तो अपने काम को व्यवस्थित करने के लिए, ताकि वो क्या करे, वो काम अच्छे से कर सके, उसके लिए बच्चा क्या करता है, वो कुछ न कुछ क्या रहता है, बोलता रहता है, स्वयं से क्या करता है, स्वभाषा का यूज करता है। क्या करता है, वो स्वयं से बच्चा कुछ न कुछ क्या करता है, बोलता रहता है। कैसा, तो उसको हम लोग प्राइवेट स्पीच या निजी वाक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्राइवेट स्पीच या निजी वाक। बच्चा क्या करता है, कोई काम करता रहता है, तो वो अपने काम को डायरेक्शन देने के लिए क्या करता है, वो कुछ न कुछ क्या करता है, बड़बड़ाता रहता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच या निजी वाक बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें एक बात और समझ लीजिए। जो वाइगोस्की थे, उन्होंने बताया कि इसमें क्या होता है, भाषा जो होता है, भाषा क्या होगा, भाषा जो होता है और जो विचार होता है, क्या होता है, भाषा और विचार, पहले तो ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन क्या होता है, बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ये दोनों क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। और इनके कहने का मतलब ये था, भाषा पहले आती है, क्या आती है, भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है। बच्चा क्या करता है, पहले भाषा सीखता है, भाषा सीखने के बाद उसके अंदर क्या आता है, विचार आता है, या उसका क्या होता है, विकास होता है। और उसके साथ साथ, और इसमें देखिए, और ये क्या बताएं कि जो भाषा होता है, ये जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसमें क्या करता है, सहयोग करता है, और उसको क्या बनाता है, सरल बना देता है। क्या होता है, सीखना या हमारा जो संज्ञानात्मक विकास होता है, उसको क्या करते हैं, सरल बनाते हैं। भाषा पहले आएगा, जो क्या करेगा, विकास कराएगा, विचार उत्पन्न करेगा। और जो भाषा होता है,
वो हमारा संज्ञानात्मक जो विकास होता है, जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसको क्या करेगा, उसको करेगा क्या, उसको सरल बनाएगा। संज्ञानात्मक विकास को क्या करेगा, सरल बना देगा। जब भाषा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, आसानी से क्या, हम कोई भी बातें, कोई भी चीज सीख लेंगे। ठीक है, ये तो चलिए, ये तो रहा वाइगोस्की की बात। थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लीजिए। क्या के ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे जो क्या किए थे, बालकों में सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालक हर प्रकार विकास में उनके समाज का क्या होता है, विशेष योगदान होता है। बच्चा जो विकास करता है उनके समाज का क्या होता है, विशेष योगदान होता है। ठीक है, चलिए और उसके आगे पढ़ते अगले पॉइंट में क्या बताया, जो समझा दिए वही लिखा है यहाँ पे। वाइगोस्की ने बताया कि समाज से अंतःक्रिया के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार का विकास होता है। अगर समाज से क्या अंतःक्रिया करेगा तो बच्चे का क्या होगा, विभिन्न प्रकार के सारे विकास होगा। इमोशनल डेवलपमेंट होगा, फिजिकल डेवलपमेंट होगा और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। कैसे, समाज से जब क्या करेगा, अंतःक्रिया करेगा। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट होगा, वो कहां पे रहेगा, समाज से जब क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। और वो जो जिस समाज में रह रहा होगा उस समाज का कल्चर जो होगा, वो कल्चर भी क्या होगा, वो दोनों आपस में मिल करके क्या करेगा, विकास कराएगा। ठीक है, समाज में उससे जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होगी उसका विकास भी क्या होगा, उसी प्रकार का। बच्चे को जैसा सुविधा, जैसे इन्वायरमेंट मिलेगा उस प्रकार से क्या करेगा, बच्चा सीखेगा। ठीक है, यदि उसे क्या सभी प्रकार की सुविधाएं उत्पन्न नहीं होगी तो बच्चा क्या करेगा, प्रतिकूल प्रभाव। बच्चे क्या होगा, अगर बच्चे को सारी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी तो बच्चा क्या करेगा, उसमें क्या होगा, अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा, वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा। चलिए आगे समझते हैं। जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफी दूर होता है। जो बच्चा होता है वो क्या होता है, जो बच्चा होता है छोटा सा, उसमें पहले सामाजिकता नहीं रहता, लेकिन वो क्या करता है, सबसे पहले क्या होता है, वो अपने माँ से जो होता है, वो सामाजिक का सबसे पहला चरण जो अपने माँ से वो क्या करता है, सीखता है। क्या होता है, ये नहीं छोटा सा बच्चा है तो उसमें सामाजिकता नहीं होता, सामाजिकता होता है, सीखता है। पहले क्या होगा, सामाजिक क्या होगा, सामाजिकता सीखेगा। उसमें क्या होता है, छोटा बच्चा रहता है तो उसमें सामाजिकता नहीं रहता। क्या करता है, माँ को, भाई को, बहन को, किसी को भी क्या करता है, थप्पड़ मार देता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सामाजिकता का भी समझ नहीं होता। लेकिन वो क्या होता है, अपने परिवार में जहां रहेगा वहां से क्या होगा, सामाजिकता सीखता जाता है। वह अत्यधिक स्वार्थी होता है और केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की ललक होती है उसको। क्या करता है, सिर्फ वो क्या होता है, स्वार्थी होता है और वही जो करता है वही सबको, उसको वही सब ठीक लगता है। दूसरों के हित की चिंता वह उसकी कोई, वो क्या दूसरे के हित की परवाह नहीं करता। वह इस आयु में बुढ़े, गुड़ियों, खिलौने, मूर्ति आदि निर्जीव पदार्थ, पशु पक्षी, मनुष्य आदि सजीव पदार्थों में कोई अंतर नहीं कर पाता। क्या सजीव है, क्या निर्जीव है, निर्जीव कौन सा वस्तु है, मूर्ति कैसा है, खिलौना क्या है, इन सब में क्या होता है, गुड्डा गुड़ियों, उनमें क्या होता है, कुछ अंतर नहीं कर पाता। किसमें, जब बच्चा क्या होता है, छोटा होता है। मनुष्य सजीव प्राणियों में से कोई अंतर भी नहीं समझ कर, वो क्या होता है, निर्जीव और सजीव में भी अंतर नहीं कर पाता। शिशु में सामाजिक संपर्क की धारा बहुत सीमित होती है। जब बच्चा शिशु मतलब इन्फेंसी स्टेज में होता है तो क्या होता है, वो सामाजिक संपर्क से क्या होता है, उसका बहुत सीमित होता है। उसके पास सामाजिकता आने लगती है धीरे धीरे, वो क्योंकि समाज में रह रहा है, माता पिता के साथ है, तो वो कभी क्या है, समाज का हिस्सा है, तो क्या होता है, सामाजिकता उसमें होती रहती है। लेकिन क्या होता है, बहुत लंबा नहीं होता कि वो हर एक चीज के बारे में जानता हो, समाज से अभी तक वाकिफ नहीं है, सिर्फ क्या है, अभी हल्का फुल्का उसके पास क्या है, हल्का फुल्का नॉलेज है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि उसके पास कोई सामाजिकता है ही नहीं, थोड़ा बहुत क्या होता है, सामाजिकता होता है। ठीक है, बाल्यावस्था में प्रवेश करने के साथ साथ अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देते हैं और उनका सामाजिक दायरा बहुत विस्तृत बनता चला जाता है। अब वो क्या करेंगे, घर से निकलेंगे, अभी तक तो वो परिवार में थे, परिवार में जो सब कुछ सीखा वो अब बच्चे के साथ रहेगा। अब वहां से निकल के क्या करेगा बच्चा, अब विद्यालय की तरफ बढ़ेगा। किस अवस्था में, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड में। वो अब इस स्टेज पे क्या हो जाएगा, लगभग 2 वर्ष के क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। 2 से क्या होगा, बाल्यावस्था 12-13 वर्ष तक चलता है। तो अब बच्चा इस स्टेज में क्या हो जाएगा, एंट्री कर जाएगा। तो वो क्या करेगा, अब विद्यालय में बहुत सारे लोग, टीचर होंगे, उनके सहयोगी साथी होंगे, वहां से क्या होगा, सबके साथ रह के वो क्या करेगा, सब समाज का हिस्सा है, सबसे क्या होगा, सामाजिकता की ओर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा।
बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में क्या होता है, लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। क्या होता है, अब वो क्या होगा, एडोलसेंस में क्या एंटर जब करेगा तो उसमें क्या होगा, लिंग संबंधी एक्टिविटी क्या होगा, तीव्र हो जाएगी। और इस आयु में अधिकतर किशोर और किशोरियों क्या था, वय समूह सक्रिय हो जाता है। क्या मतलब, ये क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, साथ का समूह क्या होता है, सक्रिय हो जाता है। समूह में प्रति उत्पन्न भावना अब केवल टोली या गिरोह में, अभी तक जो बालक होता है, बच्चा होता है, वो क्या करता है, टोली या समूह का क्या करता है, समूह बनाता है या टोली बनाता है। किस स्टेज में, बाल्यावस्था में। लेकिन जब किशोरावस्था में आ जाएगा तो यह समूह या टोली तक सीमित नहीं रहेगा, उस टोली या समूह क्या होगा, सदस्य बनने का प्रयास करेगा। विद्यालय, समुदाय, प्रांत या राष्ट्र का राष्ट्र तक क्या होगा, व्यापक बनता जाएगा। सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार, त्याग आदि जो सामंजस्य है, सबको क्या होगा, देखते हुए क्या करता है, विकास करता रहता है। और क्या करता है, किशोरावस्था में क्या होता है, संवेगों का तीव्र गति से क्या होता है, विकास होता है। जो उनको क्या होता है, जन्मजात मिला रहता है, अब वो संवेगों का भी क्या करता है, विकास करता है। और इस अवस्था में विशिष्ट रुचियां और सामाजिक संपर्क का क्षेत्र भी क्या होता है, अत्यधिक विस्तृत हो जाता है। अब वो क्या करता है, बहुत विस्तृत रूप में क्या करता है, बहुत सारे संवेगों का विकास हो जाएगा। दूसरे के प्रति सहयोग करना, दूसरे को सद्भावना, परोपकार, त्याग, ये सारी सहानुभूति, ये सारी चीजें उसके अंदर क्या होगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। किस अवस्था तक, किशोरावस्था तक। और उसके पास क्या होगा, और जो उनके पास संवेदना या संवेग होगा, उसका भी क्या होगा, इमोशंस का क्या होगा, विकास हो जाए। किशोरावस्था में व्यक्तिगत विशेषताओं के अतिरिक्त संस्कृति, परिवार, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों संबंधित ये सारी क्या होगी, जानकारियां क्या होगी, रुचियों से संबंधित क्या होगी, प्रभावित करेंगे। ये सब बच्चों को क्या करने के लिए, संस्कृति, परिवार, समाज, आर्थिक स्थिति और क्या होगी, जो स्वतंत्रता संबंधित जानकारियां होंगी, सब क्या करेंगी, उनको क्या होगी, प्रभावित करेगा। ठीक है। वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत का निहितार्थ क्या निकला कि बच्चा क्या होगा, सहयोगात्मक समस्या समाधान, बच्चे अपने शिक्षक के निर्देश के अनुसार कि अब क्या करेगा, बच्चा क्या करेगा, अपने जो शिक्षक के सहायता से क्या करेगा, बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर पाएगा। ठीक है। अब बच्चा क्या करेगा, और उसके साथ साथ बच्चा क्या करेगा, कक्षा में कठोर नियंत्रणता जो होता रखा रहता है, उससे क्या होगा, स्वतंत्रता पूर्वक सोचने लगा कि क्या सही होगा, क्या गलत होगा। और उनको क्या होगा, शिक्षक क्या करेगा, समस्या समाधान का क्या करेगा, अवसर प्रदान करेगा। और शिक्षक का रवैया केवल क्या होगा, सहयोगात्मक निर्देशात्मक नहीं रहेगा, अब वो क्या होगा, मित्रवत भी व्यवहार करने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब चलिए जेडपीडी बता दिए, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो गया। ढांचा बता दिए, प्राइवेट स्पीच बता दिए। ढांचा किसको बोला जाता है, बच्चे को क्या किया जाता है, इसको क्या थोड़ा सा सहयोग दे दिया जाता है, सहायता दे दिया जाता है। किसके द्वारा, यम के ओ मोर नॉलेजेबल इधर के द्वारा। और उसमें क्या होता है, बच्चा क्या होता है, विकास सीख जाता है। और जेडपीडी में क्या होता है, इसमें बच्चा क्या करता है, जहां तक विकास करना था उसके आगे का क्या करता है, विकास कर दिया जाता है। मतलब जो वास्तविक विकास होता है, जिस समय अभी विकास कर रहा है, और जो सबसे लास्ट स्टेज वाला विकास होता है, उसके बीच का अंतर जो होता है, कहने का मतलब जो जहां बच्चा सीख रहा है उसके बगल का जो स्थान है, समीप वाला जो स्थान है, उसका डेवलपमेंट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेडपीडी या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। व्यक्तिगत वाक्य या प्राइवेट स्पीच बता ही दिए, क्या होता है प्राइवेट स्पीच, जहां बच्चा कोई कार्य कर रहा था, अपने कार्य को क्या करे, संगठित करने के लिए क्या करता है, कुछ न कुछ बोलता रहता है, ताकि वो क्या करे, अपने काम पे क्या करे, कंसंट्रेट कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। चलिए अब इसमें पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चे सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। जो लेव वाइगोस्की से प्रपोज दैट, लेव वाइगोस्की प्रपोज दैट चिल्ड्रेन शुड बी प्रोवाइड टू फैसिलिटेट लर्निंग। बच्चे क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, क्या सुसाधित करते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए, नकारात्मक प्रतिपुष्टि देना चाहिए, इनाम देना चाहिए। क्या करना, नकारात्मक प्रतिपुष्टि देना चाहिए, इनाम देना चाहिए, पाठ प्रदान करना चाहिए, या सकारात्मक पुनर्विलन देना चाहिए। बताइए। चलिए, क्या पाठ देना चाहिए, क्या सकारात्मक पुनर्विलन देना चाहिए। चलिए आंसर करिए, क्या करना चाहिए। अभी बताए हैं पाड़ या स्कैफोल्डिंग, क्या बताए हैं, पाड़ या स्कैफोल्डिंग। क्या होता है स्कैफोल्डिंग या पाड़, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को क्या करता है, टेम्पोररी हेल्प दे दिया जाता है। क्या होता है, टेम्पोररी हेल्प दे दिया जाता है।
टेम्प्रोरी या ये क्या होता है, टेम्प्रोरी हेल्प दे देता है, बच्चा क्या करता है ताकि अच्छे से क्या कर सके, सीख जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि सोच जो होता है बच्चे और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है। का बच्चे के संदर्भ में कोई सरोकार नहीं होता, घटित होती है जब उत्तेजना और प्रतिक्रियाएं का अनुबंधन होता है। क्या कोई अनुबंधन कंडीशनिंग हो जाता है। का भाषा के विकास में कोई संबंध नहीं। तो भाषा के विकास में बहुत सारा वाइगोत्स्की क्या किए थे, भाषा के बारे में बहुत सारी बातें बताए थे। वो क्या बताए थे, जो भाषा होता है वही क्या होता है, सर्वोपरि होता है। पहले भाषा का विकास होगा तब जाके बच्चे का विकास होता है या उसके विचार का विकास होगा। ठीक है, बच्चा जो भी सीखेगा पहले भाषा का विकास करेगा, ये तो गलत हो जाएगा। अनुबंधन तो यहाँ कुछ बताया नहीं गया, सरोकार नहीं, ये वाला गलत। तुम्हारा क्या हो गया, बच्चा क्या करेगा, किसी अन्य व्यक्तियों के बीच में सहभागी गतिविधि, मतलब क्या होगा, व्यक्ति जो होते हैं उनके बीच में रह के क्या करेगा, उसके साथ सहयोग करके क्या होगा, और वो खुद से क्या करेगा, सह निर्माण करेगा। वाइगोत्स्की के साथ क्या करेगा, बच्चा क्या करेगा, समाज में रहेगा तो वो क्या होगा, कुछ न कुछ क्या करेगा, सीखता रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथियों के माध्यम से सीखते हैं। वे सामाजिक संपर्क के साथ प्रतियोगिता के से शारीरिक रूप से लड़ाई या मजाक से नहीं सीखते, शारीरिक लड़ाई से प्रतियोगिता, ये क्या होते हैं, सामाजिक संपर्क से क्या करते हैं, सीखते जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पाड़ के क्या मायने हैं। पाड़ का मतलब क्या है, इसके फोल्डिंग के माने क्या होता है, जो टेम्पोररी हेल्प दिया जाता है। वयस्कों का कार्य किसी जटिल को कम करने, उन्हें बेहद सरल बनाना होता है। वयस्कों का मदद की प्रकार या मात्रा बदलाव करना है। वयस्कों का बच्चों को किसी प्रकार का मदद देना है। वयस्कों का बच्चों को विभिन्न प्रकार का इनाम देना तो है नहीं, जटिल कार्य भी नहीं है। क्या वयस्कों, देखिए प्रकार और मात्रा से यहाँ कोई नहीं। प्रकार और मात्रा कौन बताया था, जीन पियाजे बताए थे। वो क्या बताए थे कि जो बच्चे जो होते हैं सब प्रकार में क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन देखिए क्वालिटी में उनका जो होता है, जो उसका मात्रा होता है, सब बच्चों का क्या होता है, उसमें बताया क्या गया था, जो जीन पियाजे थे वो बताए थे कि जो बच्चे होते हैं और जो किशोर बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनमें क्या होता है, जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो दिमाग होता है या संज्ञानात्मक विकास होता है, वो क्या होता है, वो क्वांटिटी में तो सेम होता है और लेकिन प्रकार में भिन्न होता है। मतलब सोचने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन सबका दिमाग क्या होता है, वैसे होता है। जैसे बच्चे का हो गया वैसे क्या होगा, किशोरों का हो गया, जो वयस्क होते हैं उनका भी क्या होगा, वैसा ही होगा। सिर्फ क्या होगा, उनका क्वांटिटी में क्या होगा, सबका माइंड उतना ही होता है, लेकिन क्या होता है, प्रकार में भिन्न होते हैं। बच्चे दूसरे प्रकार से दूसरा को सोचते हैं, और वही क्या होते हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं या जो कुछ एजेड हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे हिसाब से सोचते हैं, जो किशोर होते हैं। तो ये तो हमारा क्या जीन पियाजे से संबंधित है। बच्चों को क्या किया जाना चाहिए, बच्चों को वयस्कों द्वारा क्या किसी भी प्रकार क्या मदद कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन क्या हो गया, चौथा का सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोना को एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का सामना कर पड़ा है। सोना एक लड़की है जो क्या कर रहा है, एक समस्या का हल कर रही है, तो उसको क्या चुनौती का सामना करते देख उसकी शिक्षिका उसको संकेत या इशारे देती है। उसकी शिक्षिका क्या करती है, सोना क्या करती है, क्वेश्चन सॉल्व कर रही है, तो उसको क्या हो रहा है, उसको समस्या हो रहा है उसको सॉल्व करने में, तो शिक्षिका क्या करती, देखती है तो उसको क्या करती है, उसको संकेत या इशारे देती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका सोना को पाठ प्रदान कर किस प्रकार पहुंचाने के लिए मदद कर रही है। अब क्या होगा, वो क्या कर रही है, वो संकेत देकर क्या कर रही है, वो इसके फोल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब आगे समझिए क्या वो जैविक परिपक्वता हो जाएगा, आत्मकेंद्रियता हो जाएगा, अपरिवर्तन सोच हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो जाएगा। जेडपीडी बताया गया तो उसमें क्या होता है, जेडपीडी का मतलब कोई बच्चा अच्छे से विकास नहीं कर रहा है, रियल डेवलपमेंट जो है उसमें क्या किया था, इसका फोल्डिंग या पार्ट दे दिया था। बच्चा क्या कर रहा है, जो सोना है वो क्या कर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रही है, तो मैडम क्या किए, उसमें इसका फोल्डिंग या सहयोग दे दिए, टेम्पोररी हेल्प थोड़ा सा इशारे से समझा दिए, और बच्चा क्या किया, उसका क्या समीपस्थ जो विकास था वो क्या हो गया, थोड़ा सा क्या हुआ, जो विकास था रियल था वो क्या समीपस्थ तक पहुंच गया। ठीक है, ये क्या हो जाए, जेडपीडी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का प्रयुक्त कक्षागत निहितार्थ है। अब ये पूछा गया है, इनका जो सिद्धांत है उसका
निहितार्थ है, उसका रिजल्ट क्या है। बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे पूर्ण रूप से क्या हो, खुद से चीजों का खोज पाएं। बच्चों से वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए इन्हें इनाम देना चाहिए, इनाम तो नहीं देना चाहिए। बच्चों का अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सजा देनी चाहिए। बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन या सहायता करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। बच्चों को क्या करना चाहिए? अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे पूर्ण रूप से क्या खुद से चीजों को क्या करें, खोज करें। उनको क्या करना चाहिए? मार्गदर्शन। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए 6 नंबर का देखिए, इसमें देखिए ये है, ये सहायता प्रोवाइड करना चाहिए। क्या है? जेडपीडी से क्वेश्चन है। इसमें अपेक्षा भी कभी भी किसी चीज की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ये चौथा नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदारी जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करने के बाद एक साझी समझ तक पहुंचते हैं, क्या कहलाती है? इसमें कहा गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें क्या है, दो भागीदारी जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करने के बाद में एक साझी समझ तक पहुंचते हैं, तो क्या कहा जाएगा? इसमें कहने का मतलब ये है, जब बच्चा कुछ सीख रहा होता है तो बच्चे को क्या किया जाता है, उसको एक कुछ सीख रहा होता है लेकिन बाद में क्या करता है, वो और ज्यादा सीख लेता है। उसका कहने का मतलब जो जेडपीडी बताया गया था, बच्चा पहले तो क्या करता है, एक अलग सीखता है तो उसको क्या करता है, पाड़ दे दिया जाता है और वो क्या करता है, अधिक सीख लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोला जाता है। ये सब नहीं बोला जाता, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार भाषा क्या, लेव वाइगोत्स्की भाषा के बारे में क्या बताए थे? बच्चों को संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों के संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा डालती, बाधा तो कभी नहीं डालेगी। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को नियमित करने में बेहद प्रभावकारी होता है, कि बच्चों के विकास में कोई भूमिका निभाती है। तो बताइए भाषा क्या करती? भाषा के बारे में क्या बताया गया था? लेव वाइगोत्स्की को भाषा के बारे में क्या बात की गई थी? बच्चा जो होता है, बच्चे में संज्ञानात्मक विकास के बारे में क्या बताया गया था? जो भाषा होता है वो क्या करती, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसमें हम ये बताए थे, जो भाषा होता है, भाषा क्या करता है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसको क्या करता है, फैसिलिटेट कर देता है, क्या करता है, सुगम बना देता है। तो उसमें क्या बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये संवेगात्मक विकास, इसमें कोई मतलब नहीं है, नियमित कर बेहद प्रभावशाली। संवेगों का विकास के बारे में भाषा में संवेग कहाँ से आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना व्यवहार में मापा जा सकने वाला बदलाव है। क्या सीखना जो है मापा जाता है? सीखने में सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता है। सीखना सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन का निर्धारण करता है। सीखने से ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया स्मृति के भंडार में शामिल होता है। चलिए आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 9 आंसर करिए। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना व्यवहार में मापा तो नहीं जाता। सीखना जो होता है, क्या उसको हम माप तोल सकते हैं? आज हम 2 किलो सीखे हैं, आज 3 किलो सीखे हैं, ऐसा क्या मापा तोला जाता है? ये तो गलत हो गया। और देखिए सीखने में सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं, देखिए यहाँ क्या आगे, सामाजिक परिवेश से क्या हम अलग होकर सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते। यही हमारा क्या हो जाए, सही हो जाएगा। सीखना नकारात्मक और सकारात्मक से कोई मतलब नहीं है। सीखने में ध्यान केंद्रित की प्रक्रियाएं स्मृति के भंडार में याद करने से कोई मतलब, याद करना क्या होता है, निगेटिव हो गया हमारा। ये क्या है, सीखने में क्या होता है, सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता, मतलब समाज से अलग होकर हम क्या करते हैं, नहीं सीख सकते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार। चलिए आगे समझते हैं। किसने प्रतिपादित किया कि भाषा का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव? किसके अनुसार? वाइगोत्स्की क्या कहते थे, भाषा में जो भाषा से क्या होता है, जो संज्ञानात्मक विकास होता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कोहलबर्ग के बारे में। थोड़ा सा कोहलबर्ग के बारे में समझ लेते हैं। कोहलबर्ग का क्या कथन था, इसको समझ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोहलबर्ग को समझते हैं। चलिए कोहलबर्ग, सबसे पहले कोहलबर्ग जो थे, इनका जो सिद्धांत था वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे? नैतिक विकास का सिद्धांत। क्या? नैतिक विकास का, मोरल डेवलपमेंट थियरी। देखिए इनके विकास में इनका जो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत था, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए।
देखिए सबसे पहले जो कोहलबर्ग थे ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे। क्या थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, जिनका जो जन्म हुआ था 1927 से क्या हो गया 1987 में इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। 1927 में इनका जन्म हुआ था, 1987 में इनका क्या हो गया था, मृत्यु। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अब देखिए इनसे कुछ समझते हैं। पहले इनको पढ़ने से पहले सबसे पहले समझते हैं, सबसे पहले नैतिकता क्या होती है। इनको पढ़ने से पहले सबसे नैतिकता समझते हैं, नैतिकता क्या होती है। नैतिकता या मोरालिटी, नैतिकता क्या होती है। देखिए जब हम क्या करते हैं, जब हम उचित और अनुचित मतलब जो सही और गलत को हम क्या कर सकते हैं, दोनों को अगर अंतर कर पाते हैं, कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है, तो हम उसको ही क्या बोलते हैं, नैतिकता बोलते हैं। कि ये जो कार्य हो रहा है ये सही है, ये जो कार्य हो रहा है ये क्या है, गलत है। अगर हम उपयोग और अनुपयोग या सही या गलत को क्या कर सके, डिफरेंशिएट या अलग कर सके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नैतिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नैतिकता बोलते हैं। अब देखिए नैतिकता के बाद इसमें दो शब्द और समझ लीजिए। एक नैतिक दुविधा समझ लीजिए, नैतिक तर्कड़ा। नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कड़ा थोड़ा समझ लीजिए। देखिए नैतिक दुविधा क्या होती है और नैतिक तर्कड़ा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोरल डिलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोरल डिलेमा बोला जाता है। और इसको क्या होता है, मोरल रीजनिंग बोली जाती है। मोरल रीजनिंग, मोरल डिलेमा या मोरल रीजनिंग। देखिए जो नैतिक दुविधा होती है, नैतिक दुविधा जब हम कोई कार्य कर रहे हों और उसमें हमारे सामने ऐसा दुविधा आ जाए कि दो बातें हों, हम उसमें निर्णय न ले पाएं कि कौन सा काम हम करें कौन सा काम नहीं करें। और अगर हम उसमें निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नैतिक दुविधा। मतलब हम दुविधा में पड़ जाते हैं। और अगर हम उसमें से किसी एक निर्णय को ले लिए, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नैतिक तर्कड़ा या मोरल रीजनिंग। देखिए इसमें जो कोहलबर्ग साहब थे, इन्होंने जो नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कड़ा को समझाया वो एक कहानी के माध्यम समझाया था, जिसमें एक हिंज नाम का पुरुष था, एक हिंज नाम का इंसान था जो बहुत ही गरीब था, बेहद गरीब था। उनकी क्या हुआ, उसका पत्नी जो थी वो बीमार पड़ गई। और बीमार पड़ने के बाद उसके पास पैसा भी बहुत कम था, तो वो बीमार पड़ने के बाद वो अपनी पत्नी को क्या किया, एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद वो जहाँ पे एडमिट कराया वो बताया कि आप जाइए और इस बीमारी की जो बीमारी थी, आप जाइए, यहाँ पे एक मेडिकल स्टोर है, सिर्फ उसी मेडिकल स्टोर पे क्या होगा, ये दवा मिलेगी जिससे कि आपकी वाइफ क्या होगी, सही होगी। और वो वहाँ पे जाता है, लेकिन जो जिसके यहाँ वो बताया था वहाँ पे जाने के बाद वो क्या किया, वो जो दवा बनाया था या लिया था वो बहुत महंगी, बहुत कॉस्टली था। वो इतना उसमें क्या पैसा इन्वेस्ट किया था कि वो क्या किया, जब ये हिंज गया तो वो क्या किया, मांग किया तो वो क्या किया, नहीं दिया। वो उसके पास, क्योंकि उसके पास पैसा भी नहीं था, वो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके उस दवा को क्या क्या प्रिपेयर किया था, बनाया था। लेकिन अब क्या किया, अब हिंज को वो दवा तो मिली नहीं, वो दिया नहीं, तो हिंज क्या किया, घर चला आया और वो रात में क्या किया, फिर गया और उस दवा को क्या किया, चोरी कर लिया। अब हिंज के पास दो ऑप्शन, देखिए नैतिक तर्कड़ा में क्या दुविधा में बताया गया। हिंज जब वहां पहुंचा तब उसके पास देखिए दो ऑप्शन थे कि या तो क्या करें, अपने औरत को क्या करें, उनकी जो पत्नी थी उसको छोड़ दें, किसके लिए, मरने के लिए, या तो हम क्या करें, दवा को चोरी करें। उसके पास दो ऑप्शन थे कि हम दवा को चोरी करें कि नहीं चोरी करें। चोरी नहीं करेंगे तो क्या होगी, उसकी पत्नी क्या एक्सपायर कर जाएगी, और चोरी कर लेंगे तो क्या होगी, पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगा। अब इस दुविधा में था तो वो क्या किया, दोनों दुविधा में पड़ गया। तो ये क्या था, जब वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था तो वो क्या था, नैतिक दुविधा था।
अब जब वो क्या हुआ, अब उसमें से एक डिसीजन ले लिया क्या कि जा करके वो क्या किया, दवा चोरी कर लिया। तो जो दोनों में से क्या किया, एक डिसीजन को लेना ही क्या था, नैतिक तर्कड़ा था। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दोनों पॉइंट समझ में आ गए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो वाइगोत्स्की थे, कोहलबर्ग थे, कोहलबर्ग नैतिकता का सिद्धांत था, इन्होंने अपने सिद्धांत को 3 स्टेज या 6 सब स्टेज में बांटा। 3 स्टेज या क्या है, 6 सब स्टेज में बांटा। क्या क्या, सब स्टेज, 3 स्टेज बोल सकते हैं। 6 जो उनका पहला स्टेज था पूर्व परंपरागत अवस्था, जो कहां से कहां तक, 3 से 10 वर्ष तक के बच्चों में था। इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें जो बच्चा होता है ये, इसमें जो नैतिकता बच्चे में आती है वो दूसरे के द्वारा आती है। वो भी कैसे आती है, दूसरे के द्वारा जो नैतिकता इसमें सीखी जाती है। दूसरे का कहने का मतलब ये होता है, इनको घर के गार्जियन या कोई इनको क्या कहेगा कि ये चीज करिए और ये चीज नहीं करिए, जो अच्छा हो इसको करिए, जो अच्छा नहीं उसको मत करिए। तो जो ये इसमें नैतिकता आती है वो क्या होती है, दूसरे के हिसाब से आती है। मतलब ये क्या है, नैतिकता से पहले की अवस्था है, पूर्व परंपरागत या प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। ठीक है, प्री कन्वेंशनल स्टेज, ऑपरेशनल तो उसमें चल गए। प्री कन्वेंशनल स्टेज होता है, क्या होता है, परंपरागत की क्या पहले की अवस्था। इसमें बच्चा क्या होता है, इसमें बच्चे में नैतिकता नहीं आती है, लेकिन बच्चा क्या करता है, नैतिकता शो करता है, दिखाता है बच्चा कि हमारे पास क्या है, नैतिकता है। और वो किस हिसाब से होता है, क्योंकि वो नैतिकता जो दिखाता है वो दूसरे के हिसाब से दिखा है। उस बच्चे के पास क्या होता है, खुद की नैतिकता नहीं होती। पहला इसमें क्या होता है, जो पहला चरण था, दंड और आज्ञाकारित अभिविन्यास। इसमें क्या करता है बच्चा, दूसरे के हिसाब से क्या करता है, नैतिकता दिखाता है। और क्यों दिखाता है, क्यों उसको पनिशमेंट और क्या होता है, भय का क्या होता है, दंड या आज्ञा का अभिविन्यास। मतलब क्या होता है, उसको दंड या आज्ञा का क्या होता है, अनैतिकता होता है। कोई अगर देखिए जैसे ये होता है, बच्चा क्या करता है, बच्चे को होमवर्क दे दिया जाए, बच्चा इस भय से करके आता है कि हम नहीं करके जाएंगे तो क्या हम क्लास में मार खाएंगे। या घर पे कोई रिश्तेदार आ गया, अगर हम क्या करेंगे, पैर नहीं छुएंगे तो क्या होगा, रिश्तेदार के चलने जाने के बाद क्या होगी, हमारी कुटाई होगी। तो क्या होता है, जो बच्चा नैतिकता दिखाता है पहले चरण में, वो क्या करता है, भय या दंड या आज्ञा के कारण क्या करता है, नैतिकता दिखाता है। बच्चे के पास कोई नैतिकता नहीं होती, वो सिर्फ नैतिकता दूसरे के हिसाब दिखाता है। उसके बाद जो दूसरी है, यांत्रिक विनिमय सापेक्ष अभिविन्यास या व्यक्तिगत प्रतिफल अभिविन्यास। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें भी बच्चा क्या करेगा, इसमें खुद का नैतिकता नहीं होता, उसके साथ जैसा व्यवहार होगा बच्चा भी क्या कर देगा, वैसा ही नैतिकता करेगा। इसको हम लोग जैसे का तैसा कहते, टिट फॉर टैट बोला जाता है, जैसे के साथ तैसा, टिट फॉर टैट। इसमें बच्चे के पास कोई नैतिकता होता नहीं है, उसके साथ जैसी नैतिकता की जाएगी बच्चा भी क्या करेगा, उसके अपोजिट वैसा ही नैतिकता दिखाया जाएगा। बच्चे को आप क्या करेंगे, टाटा करेंगे, बच्चा भी क्या करेगा, टाटा करेगा। बच्चे को आप क्या करेंगे, बच्चे से बाय करेंगे, बच्चा भी बाय करेगा। और बच्चे को आप क्या करेंगे, एक हाथ मारेंगे, बच्चा भी क्या करेगा, एक हाथ आपको मारेगा। नैतिकता किस हिसाब दिखाएगा, आप जैसा करेंगे व्यवहार, बच्चा भी क्या करेगा, वैसा ही व्यवहार करेंगे। बच्चे को क्या होगा, बच्चे का आप खाना खा लेंगे तो बच्चा भी क्या करेगा, जैसे बच्चे रहते हैं क्लास में, एक बच्चा दूसरे का खाना खा लेगा, दूसरा बच्चा क्या करेगा, उसका खा लेगा। वो अगर उसका पेंसिल तोड़ता है तो वो भी क्या करेगा, दूसरे वाला का पेंसिल तोड़ देगा। तो बच्चा इसमें क्या करता है, नैतिकता किस हिसाब से दिखाता है, जो उसके हिसाब, वो क्या करे, दूसरे का जो नैतिकता देखेगा उसी के हिसाब से क्या करेगा, नैतिकता। मतलब इसमें क्या, यांत्रिक या मशीनरी बोल सकते हैं। विनिमय का मतलब क्या था, आदान प्रदान, या जैसे के साथ तैसा, आप साथ जैसा विनिमय होगा आप भी क्या करेंगे, उसके साथ वैसा ही करेंगे। ठीक है, या व्यक्तिगत प्रतिफल का विन्यास। इसमें व्यक्तिगत बच्चा क्या करेगा, अपोजिट प्रतिफल के अगेंस्ट क्या करेगा, अपना नैतिकता दिखाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा देखिए दूसरा जो है, दूसरा अवस्था, ये क्या है, कन्वेंशनल स्टेज है, परंपरागत स्टेज है, जो कहां से 10 से 13 वर्ष की आयु में होता है। इसमें जो बच्चा होता है, इसमें बच्चे का क्या होता है, खुद का नैतिकता होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे में अब क्या होती है, नैतिकता आ जाती है। जो होता है बच्चा क्लास में अच्छा लड़का है, अच्छा लड़की बनने का क्या सोचता है। जो बच्चा क्या होता है, इस स्टेज में जाता है, वो क्लास में क्या करेगा, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहन जाएगा। वो सोचेगा कि हम क्लास में सबसे सुपीरियर दिखे, सबसे हम क्या हो, नंबर 1 पे रहे। इसमें बच्चा क्या करता है, अच्छा बच्चा अच्छा बच्ची बनने का प्रयास करता है, गुड बॉय या गुड गर्ल बनने का प्रयास करता है। देखिए तीसरा वाला क्या है, कानून या व्यवस्था अभिविन्यास। इसमें बच्चा क्या करता है,
जो समाज में जो नैतिकता के आधार पर जो नियम और कानून बने हैं उसको क्या करता है, उसको मानता है। जो लॉ और ऑर्डर बने हैं समाज में उसके अगेंस्ट क्या करता है, बच्चा काम करता है। इसमें देखिए एक कहानी बताया गया कि एक बच्चा क्या है, वो क्या है, उसके पापा बीमार थे। वो क्या कर रहा था, अपने पापा को क्या कर रहा, एम्बुलेंस के द्वारा क्या हो रहा था, वो ले जा रहा था हॉस्पिटल। और अब वो क्या किया, वो जैसे क्या किया, रेड लाइट के पास पहुंचा और रेड लाइट क्या किया, जल गया। तो बच्चा क्या था, इस स्टेज में था कि बच्चा क्या जान रहा था कि बच्चा क्या होता है, जो नियम और कानून होते हैं उसके हिसाब से बच्चा कह रहा नहीं, रेड लाइट पहले क्या करिए, रेड लाइट को खुलने दीजिए तब चलेंगे, रेड लाइट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। बच्चा क्या किया, उसमें क्या एम्बुलेंस खड़ी हो गई और बच्चा क्या हुआ, वो एम्बुलेंस को रोक दिया ताकि वो क्या रेड लाइट को क्रॉस नहीं करे। इसमें ये बताया गया। चलिए आगे समझ में आ गया ये नियम और लॉ और ओरिएंटेशन वाला। चलिए अगला क्या है, परंपरागत, या हम क्या बोल सकते हैं, प्री कन्वेंशनल है। ये क्या है, हम अब सबसे जो हमारा नैतिकता है क्या अब सबसे ऊपर हो गया है। इसमें क्या होता है, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। इसमें बच्चा क्या कहता है, ये समझिए वही कहानी समझिए। अब बच्चा क्या किया कि जो वो वहां पर रेड लाइट पे खड़ा था, अब उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। अब बच्चा ये कहेगा कि नहीं, अगर किसी का इस स्टेज समझिए, अगर थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाएगा, किस कहां से 13 से अबव हो जाएगा, तो वो कहेगा नहीं, जो नियम कानून बने हैं ये हमारे लिए बने हैं, न कि हम नियम कानून के लिए। अगर किसी का हित होता है तो ऐसे, अगर किसी का ये जो नियम कानून बने हैं, अगर इस नियम कानून के से किसी का अनहित होता है तो ऐसे नियम कानून को क्या करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। और क्या करेगा बच्चा, रेड लाइट को क्रॉस करके, अगर उसके पिताजी का क्या तबीयत बहुत खराब है तो क्या करेगा, ये वो क्या करेगा, उस रेड लाइट को तोड़ करके और क्या करेगा, वो हॉस्पिटल अपने पापा को लेके चला जाएगा। तो वो किस स्टेज में होगा, वो इस बच्चा क्या होगा, 13 वर्ष से अधिक होगा, क्योंकि वो कहेगा कि जो नियम और कानून होते हैं ये हमारे लिए बने हैं, हम नियम कानून के लिए नहीं बने हैं। ठीक है, तो ऐसे नियम कानून को तोड़ देना चाहिए जो क्या हो, हमारे हित में क्या हो, हमारे हित के लिए नहीं हो या दूसरे का अनहित करता हो। तो बच्चा क्या करेगा, इस स्टेज में क्या करता है, बच्चा अपने इसमें क्या करता है, जो भी नियम कानून होते हैं उसका क्या करता है, उसमें क्या होता है, बच्चे का समझ बढ़ जाता है और बच्चा क्या करता है, उसको क्या करता है, वो अपने हिसाब से क्या करता है, एडजस्ट करना शुरू कर देता है। अगला देखिए, सार्वभौमिक नैतिकता का विकास या यूनिवर्सल इथिक्स का विकास। इसमें बच्चा क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, नैतिकता में एकदम परिपक्व हो जाता है। इसमें बच्चा क्या करता है, स्वयं से क्या करता है, निर्णय लेना शुरू कर देता है। इसमें बच्चा करता है क्या, अगर उसको कोई भी काम अच्छा लगता है तो वो क्या करेगा, इसमें अगर वो उसको ये लगेगा ये हमारे हिसाब से, ये हमारे नैतिकता से सही है, तो दुनिया वाला कुछ भी करता रहे, दुनिया का कोई नियम कानून हो उसको वो कुछ नहीं मानेगा। वो क्या होगा, अपने हिसाब से क्या होगा, उस कार्य को करने के लिए क्या होगा, समाज से लड़ जाता है। किसमें, बच्चा इसमें क्या होगा, जब वो स्वयं से क्या होगा, निर्णय लेने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सारे अब एक साथ दिए गए हैं। दंड या आज्ञा पालक अभिविन्यास हो गया, या आंतरिक सापेक्षिक हो गया, पनिशमेंट या ऑबियंस ओरिएंटेशन हो गया। ये क्या होता है, ये दोनों हमारे कहाँ के हैं, प्री कन्वेंशनल के हैं। अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की, या कानून या व्यवस्था के, ये कहाँ का है, हमारा कन्वेंशनल लेवल का है। और ये क्या है, प्री कन्वेंशनल, पर कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल का है। क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है। ये क्या है, कन्वेंशनल लेवल का है, कन्वेंशनल स्टेज है। और ये क्या है, प्री कन्वेंशनल। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये कोहलबर्ग की थियरी थी। चलिए इनके कुछ क्वेश्चन करते हैं। इनका कहना है, पहला क्वेश्चन क्या है, अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है। अमरजीत क्या है, नियमों को स्थिर मानता है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उससे व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों न हो। कोहलबर्ग के नैतिकता विकास के सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है। अमरजीत क्या है, वो बोल रहा है कि
जो नियम और कानून बने हैं उनको मानना ही चाहिए, चाहे व्यक्ति की क्या कोई भी स्थिति क्यों ना हो, बच्चा के सामने कोई भी स्थिति क्यों ना हो, उसको क्या करना चाहिए, नियम और कानून क्या होना चाहिए, मानना ही मानना चाहिए। तो वो क्या हुआ, वो किस स्टेज पे है, क्या आज्ञाकारी और दंड उन्मुक्ता में है, क्या यांत्रिक उद्देश्य में है, ये तो दोनों क्या है पहले का है। इसमें क्या है, बच्चे में नैतिकता आ गया, नैतिकता वाला क्या था, दूसरे में था। जो क्या देखिए दूसरे का चौथा वाला क्या था, जिसमें क्या कानून और व्यवस्था उन्मुखी था। पहले में क्या था, दंड और आज्ञाकारी था, दूसरा उन्मुखी यांत्रिकी वाला था, जिसमें टेट फाट टैट वाला था, ठीक है। और तीसरा क्या था, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, और चौथा वाला क्या था, कानून और व्यवस्था। इसमें क्या है बच्चा, कानून ही जो है, कानून और जो नियम और कानून जो है वो क्या हो, इसमें कह रहा है बच्चा जो नियम कानून हो वो सबके लिए लागू हो, चाहे बच्चे के सामने कोई भी क्यों ना परेशानी आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए। चलिए इसका क्या होगा, चौथा हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चरण को निर्धारित करता है। इसमें बच्चा क्या रहा है, किस स्तर व्यक्तिगत आवश्यकता आप समझिए ये किस स्टेज में है, व्यक्तिगत आवश्यकता की बात कर रहा है। व्यक्तिगत आवश्यकता किसमें बताए थे, जिसमें बच्चा क्या करता है, टिट फाट टैट। इसमें बच्चा क्या करता है, जो उसके साथ होगा वो क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, उसी के हिसाब से क्या करेगा, व्यवहार करेगा। इसमें बच्चे का खुद का क्या होता है, व्यक्तिगत आवश्यकता। देखिए व्यक्तिगत व्यवहार एक होता है, व्यक्तिगत व्यवहार हमारा 5वें वाले में चला जाएगा, ठीक है। अब व्यक्तिगत आवश्यकता की बात की है, व्यक्तिगत आवश्यकता का मतलब क्या होता है, टिट फाट टैट। जो दूसरा वाला हमारा क्या था, मशीनरी वाला था, उसमें क्या करता है, बच्चा के साथ जैसा व्यवहार किया जाएगा बच्चा भी क्या करेगा, वैसा ही व्यवहार करेगा। ये तीनों क्या सब गलत हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के परंपरागत स्तर की क्या विशेषता है। इसमें क्या बोला है, पूर्व पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक मतलब प्री कन्वेंशनल स्टेज में बताया गया, पूछ रहा है। तो वो पूछ रहा है जो प्री कन्वेंशनल होता है उसमें क्या बताया गया था, क्या इस बात पर ध्यान की सांस्कृतिक कारक और नैतिक विकास को कैसे प्रभावित करता है। ऐसा कोई बात सांस्कृतिक बात हुई नहीं थी। नियमों का पालन व अवज्ञा या बुरे परिणामों को निर्धारित करता है। व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है उस करने के बजाय दूसरे। इसमें क्या होता है, ये तो टिट बाट टैट वाला हो गया, दूसरे के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है। ये क्या था, हमारा छठवां वाला हो गया, ठीक है। इसमें क्या करेगा बच्चा, ये है, इसमें क्या होगा, पहला पूछ रहा है प्री कन्वेंशनल, इसमें क्या होगा बच्चा, आज्ञा और अवज्ञा, जो आज्ञा और ओरिएंटेशन वाला था ये हो जाएगा आज्ञा और पालन वाला, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, पहला वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरे की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें बच्चा क्या कर रहा है, व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय क्या करेगा, दूसरे की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करेगा। तो ये इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये क्या है, ये बच्चा क्या कर रहा है, इसमें नैतिकता पे है। बच्चा क्या करेगा, उसमें नैतिक विकास हो रहा है क्या, और नैतिक विकास पहले स्तर पे तो है नहीं, दूसरे स्तर में क्या करता है बच्चा, जिसमें क्या होता है दूसरे के हिसाब से एडजस्ट करता है। मतलब वो क्या करता है, अपने आप को शो कराना चाहता है। मतलब जो गुड बॉय गुड गर्ल वाला थॉट था, ये क्या था, इसमें बच्चा क्या करेगा, अपने परिणामों के बारे में ध्यान केंद्रित करने के बजाय क्या करता है, दूसरे का ध्यान के, दूसरा क्या सोचता है इसके बारे में क्या करेगा वो। ये समझिए इस स्टेज में क्या होगा, बच्चा सोचेगा कि जो हमारे पापा चाहते हैं कि हम क्या करें, अच्छा नंबर लाएं, तो उसमें बच्चा क्या करेगा, अच्छा नंबर लाने का प्रयास करेगा, या अपने आप को कक्षा में क्या करेगा, अच्छा दिखने का प्रयास करेगा। तो किस स्टेज में होगा, पारंपरिक स्टेज या कन्वेंशनल वाले में होगा। चलिए अगला क्या कह रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास क्या है, एक असतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होता है। बच्चे के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों पर निर्भर करता है। बच्चों में बुद्धि लब्धि से पारस्परिक संबंधित होता है, पूरी तरह से अनुवांशिक कार्यों पर निर्भर करता है। चलिए आंसर करिए, कोहलबर्ग के नैतिकता का विकास क्या बताया गया था। इसमें देखिए ये ऐसी कोई बात नहीं, वो 6 चरण असतत बोला गया है। ये क्या है, असतत तो बताया नहीं गया था। ये क्या था, कंटिन्यू ग्रोथ होता है 6 चरणों में। पहले बच्चा क्या होगा, प्री में जाएगा, फिर कन्वेंशनल, फिर पोस्ट कन्वेंशनल। इसमें क्या करता है बच्चा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में क्या होता है, निर्भर करता है। इसमें क्या करता है,
आईक्यू से कोई संबंधित नहीं है, इसमें अनुवांशिक कारण पर निर्भर ये भी नहीं कोई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि ये क्या कर रहा है, 5वें चरण की बात कर रहा है, जिसमें बच्चा क्या करता है, नियम कानून को तोड़ देता है। किसके हिसाब से, अगर दूसरे का अनहित होता है तो क्या करता है, वो नियम कानून को क्या करता है, तोड़ देता है। 5वें स्टेज में है, किसी क्रिया को भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करता है। नियमों का पालन करने के बजाय नियमों के पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए, ये तो दूसरा वाला हो गया। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना और उसका पालन करना आवश्यक है। बच्चा नैतिक निर्णय या स्व चुनने के नैतिकता के सिद्धांत को संदर्भ किया जाता है। बताओ कौन सा हो जाएगा, 6वां का। देखिए ये वाला तो 6वां वाला हो जाएगा, ये क्या होगा, 6 वाला हो जाएगा। इसमें क्या करेगा बच्चा, किसी का पालन उन्मुखी वाला कौन सा हो जाता है, पहला ही हो जाता है। और देखिए नियमों और पालन करने में ये तुम्हारा क्या होगा, पहला हो जाता है। देखिए किसी क्रिया को भौतिक परिणाम ही उसके क्या होती है, अच्छाई या बुराई, ये क्या करता है, अनुबंधन से बता रहा है। यहाँ कहने का मतलब अच्छाई या बुराई कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि बच्चा क्या करता है, उस नियम या भौतिक कारणों क्या करता है, अच्छाई या बुराई क्या करता है, तोड़ देता है। जब क्या वो भौतिक कारणों से क्या होता है, बच्चा अगर उसके आगे कोई व्यवधान आता है, बच्चा क्या करता है, अच्छाई या बुराई को क्या करता है, निर्धारित करता है। इसमें बच्चा क्या करता है, अनुबंधन बना लेता है। अनुबंधन किसमें बताया गया था, 5वें वाले में। बच्चा क्या करता है, अगर कोई काम हो रहा है, अगर वो समाज के लिए अनहित वाला है तो क्या करेगा, अगर वो अच्छा या बुरा है उसको क्या करेगा, उस नियम कानून को क्या करता है, तोड़ देता है। ये पहला ही क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। चलिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें यह बोला गया है कि जो नियम कानून बनते हैं वो बनते हैं तो हैं, लेकिन अगर व्यक्ति का कोई का क्या है, आपसी समझौता होना चाहिए। अगर व्यक्ति के अधिकारों का रक्षा में क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करना चाहिए, ऐसे नियम को क्या करना, बर्खास्त, ऐसे नियम क्या कर, ऐसे नियम के साथ क्या कर, समझौता कर लेना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है, अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा हो, तो ऐसे नियम के साथ क्या समझौता कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, समझौता। इसके कहने का मतलब ये 5वें स्टेज में क्या बता रहा है कि जो किसी का हो, कोई नियम कानून हो, अगर किसी को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसको क्या, ऐसे नियम कानून क्या बदल देना चाहिए। तो ये कौन सा हो जाएगा, सामाजिक अनुबंधन हमारा 5वां वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नैतिक विकास के कोहलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नियमों का पालन व अवज्ञा उसके अच्छे या बुरे परिणामों को निर्धारित, किस में, ये तो सरल है, बताइए आप लोग। 8वां का किसमें बताया, ये पालन और अवज्ञा का किसमें बताया गया था, पूर्व संक्रियात्मक, प्री कन्वेंशनल में, पूर्व परंपरागत, प्री कन्वेंशनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के 4थे चरण कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में व्यक्ति क्या करता है, कानून क्या करता है, जो नियम कानून होता है उसको बच्चा मानता ही मानता है, चाहे वो क्या हो, किसी के लिए हानिकारक ही क्यों ना हो। वो क्या करता है, किसी क्रिया को भौतिक परिणाम से अच्छाई या बुराई को निर्धारित करता है, नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार की लाभ की अपेक्षा करता है, ऐसा तो होता नहीं। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उसका पालन करने में क्या करता है, विश्वास करता है। ये क्या होता है, ये तो 6वां का हो गया। और ये क्या हो गया, ये भी नहीं होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, दूसरा वाला हो गया। तो हमारा क्या हो गया, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, 9वें का सी। ये क्या है, अब भौतिक वाला कौन सा है, दूसरा वाला टेट फॉर टैट वाला है। ये पालन क्या है, ये पहला है, हमारा पहला स्तर, ये 6वां स्तर है। जबकि हमको किस में पूछा है, चौथा पूछा है। चौथा हमारा क्या है, जिसमें बच्चा क्या करेगा, नियम और कानून को मानेगा ही मानेगा, लॉ एंड। ये चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना हुई थी। इसमें क्या थे, एक महिला मनोवैज्ञानिक थी, गिलगन जो थी, इन्होंने कहा
कि जो ये कोहलबर्ग जो कहानी बताए हैं, जो इसमें हिंज कहानी बताया गया, वो बताए गिलगिन बताए कि इसमें जो होती है वो स्त्री को प्रायोरिटी नहीं दिया गया है। इसमें क्या होता है, स्त्री को कोई उसको प्रायोरिटी नहीं दिया गया है, स्त्री को सप्रेस कर दिया गया है, स्त्री को कोई मान्यता नहीं दिया गया है। जबकि वो बताती हैं कि जो स्त्री होती हैं, जो औरतें होती हैं, और जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं और जो स्त्री होती हैं, इनका जो गिलगिन का जो आलोचना, गिलगिन जो आलोचना किए थे कोहलबर्ग पे, वो बताए थे जो पुरुष होते हैं वो न्याय बेस पे सोचते हैं। क्या होते हैं, न्याय बेस पे सोचे हैं। जबकि ये क्या होते हैं, केयर बेस पे सोचती हैं। क्या करती हैं ये जो स्त्रियां होती हैं वो केयर पर्सपेक्टिव होती हैं, जबकि जो मेल्स या पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं, ये न्याय बेस्ड अपना कोई भी निर्णय देते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, जो यहाँ पे कहानी बताया गया था उसमें क्या किया था, इसमें स्त्रियों की क्या होती, उसमें स्त्रियों की कोई मान्यता नहीं दिया गया था। तो इसीलिए गिलगिन क्या बोली थी, इसमें जो है स्त्रियों की कोई मान्यता नहीं दिया गया है। जबकि स्त्रियां क्या करती हैं, स्त्रियां केयर बेस पे सोचती हैं, और क्या करती, पुरुष क्या करते हैं, न्याय बेस पे सोचते हैं। इसमें देखिए पढ़ती है, यह चरणों में ये तो होगा नहीं, यह नैतिक सोच व सांस्कृतिक कारकों और लिंग, ये देखिए दूसरा वाला हमारा क्या है, ये महिला के बारे में नहीं, इसमें क्या लिंग की अवहेलना की गई थी। ये प्राकृतिक स्थितियों में बच्चों की सब आलोचना के बारे में पूछ रहा है। ये सब क्या होंगे, इसमें क्या हो गया, महिलाओं को कम आंका गया था, इसमें महिलाओं को क्या कोई प्रायोरिटी नहीं मिली थी। तुम्हारा दूसरा ही सही। चलिए हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, जो बुद्धि होती है हमारी, बुद्धि होती बहुत प्रकार की बुद्धि होती है। यहाँ पे जो ये हार्वर्ड गार्डनर जो थे, इन्होंने बुद्धि को क्या बताया, बुद्धि 9 प्रकार की होती है। क्या होती है, 9 प्रकार की। और 9 प्रकार को समझते हैं बुद्धि के प्रकार। पहला क्या है, भाषाई। ऐसा इस भाषाई बुद्धि या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में क्या होता है, जो इसमें क्या होता है, जैसे एंकर हो गए, इसमें क्या होता है, भाषा का या जो शब्द होते हैं उन पे क्या होती है, बहुत अच्छी पकड़ होती है। जैसे भाषा, जैसे एंकर हो गए, शिक्षक तो बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे वकील हो गए, इन सब में क्या होता है, लिंग्विस्टिक या भाषाई डेवलपमेंट होता है। ये क्या होते हैं, अपने भाषा के द्वारा क्या बहुत सारी बातें बताते हैं। तार्किक ये बुद्धि किसमें होती है, जो क्या करते हैं, तर्क करते हैं, मतलब गणित का ये सब सॉल्व करते हैं, जिनमें गणितीय बुद्धि होती है। ये क्या होता है, वो तार्किक बुद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला क्या है, शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक, पहले देखिए स्थानिक बुद्धि या स्पेशियल इंटेलिजेंस, जो क्या होते हैं, जो छोटी छोटी चीजों को, जो स्थान के बारे में बहुत जानकारी जिसको होती है, जिसको क्या हो, जो बहुत घूमते टहलते हो, बहुत नॉलेज हो किसके बारे में, स्पेशियल इंटेलिजेंस उसको बोला था, जिसको क्या स्थानिक ज्ञान हो। जैसे समझिए यहाँ जो चित्र बना रहा है, इसको क्या है, इसको क्या हो, उसको इस फेस की क्या है, हर एक स्थान की जानकारी, कहाँ पे हमको आंख बनाना है, कहाँ पे कान बनाना है, और कान बनाना है जो कितना बनाना है, कितना बड़ा बनाना है, इसको क्या होता है, हर एक स्थान की जानकारी होती है कि कहाँ पे क्या हमको सुनिश्चित करना है। ठीक है, शारीरिक गतिक बुद्धि, ये जो खेलने वाले, दौड़ने खेल वाले, धावक वाले, क्रिकेटर, बल्लेबाज, फुटबॉलर, इन सब के अंदर क्या होता है, शारीरिक गतिक बुद्धि या बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, संगीतमय बुद्धि। संगीतमय बुद्धि ऐसे लोगों को होता है जो क्या करते हैं, गाना सुनते हैं या गाना जो गाते हैं, उनके अंदर क्या होता है, संगीतमय बुद्धि होती है। आत्म केंद्रित या अंतरा वैयक्तिक बुद्धि, इसको समझिए, यहीं पे यही दोनों बहुत पूछे जाते हैं और यहीं पे सब कंफ्यूजन भी होते हैं। अंतरा, इंट्रा पर्सनल, जब बच्चा क्या करे, अपने अंदर के बुद्धि के बारे में क्या करे, समझने लगे, सोचने लगे, जानने लगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा पर्सनल। अगर हम क्या करें, अंतर वैयक्तिक में क्या होता है, जब व्यक्ति क्या करे, दूसरे के बुद्धि को पहचाने समझने लगे, दूसरा जो हमारे साथ इंटरफेयर कर रहा है वो क्या बोल रहा है, उसके बुद्धि को क्या करे, समझने लगे, जानने लगे, तो उसको हम क्या करते हैं, अंतर पर्सनल या इंटरपर्सनल या अंतर वैयक्तिक बुद्धि बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक बुद्धि ऐसे लोगों के अंदर होता है जो क्या करें, प्रकृति के बहुत करीब होते हैं, जैसे किसान होते हैं, भूगोल वाले होते हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक होते हैं। इन लोगों के अंदर कैसा होता है, नेचुरलिस्टिक, जो क्या करें, आकाशीय बिजली कहाँ पे गिरेगा, कब गिरेगा, भूकंप के बारे में जो बताएं, इन सब लोगों के अंदर का नेचुरलिस्टिक। या किसान जो होते हैं,
इस समय हवा कैसे चल रहा है, बारिश होने वाला है कि नहीं है, इन सब के अंदर कैसा होता है प्रकृतिवादी बुद्धि। अस्तित्ववादी जो क्या करे, यहाँ के अपने यहाँ से जो हमारे यहाँ हो रहा है इससे क्या अपने यहाँ से सब दूर अस्तित्व के बारे में समझते। जैसे समझिए जो भूत प्रेत इन सब जैसे बाबा उबा होते हैं, ये सब क्या करते हैं, इन सब के अंदर कैसा होता है अस्तित्ववादी होता है। ये क्या होता है एग्जिस्टेंस नहीं करते, जो क्या है अपने से क्या होता है परे होता है। जैसे आत्मा भूत प्रेत इन सब का जो बात करते हैं उसमें कौन सा बुद्धि होता है अस्तित्ववादी। जैसे महंत आजकल बहुत यूट्यूब पे बहुत छाए रहते हैं, बहुत सारे महंत होते हैं ना, वो सब क्या उसमें सब में क्या ऐसी बुद्धि होती है अस्तित्ववादी बुद्धि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में समान क्षमताओं का एक समूह होता है, निश्चित आईक्यू होती है, जन्म के समय तय हो जाती है, अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती है, 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं। चलिए बताइए, आंसर करिए। इसमें क्या होता है अन्य क्षमताओं का एक समूह के बारे में तो बताया नहीं गया है। एक निश्चित आईक्यू का ये भी नहीं होता है, आईक्यू से भी इसमें क्या होता है अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती है। इसका क्या तीसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण पैटर्न संबंधित संबंधों को गहराई से देखते हैं। पैटर्न वर्गीकरण ये क्या करते हैं, जो तर्क करना जानते हैं, जो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हैं, ये क्या करते हैं पैटर्न के बारे में समझ पाते हैं, वर्गीकरण कर पाते हैं, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 चौक 8 ये कर पाते हैं। पैटर्न होता है हमारा ये स्क्वायर है, ये सर्किल है, ये त्रिकोण है, ये सब क्या होता है पैटर्न के बारे में समझना। ये सब कौन कर पाते हैं, जो तार्किक गणितीय बुद्धि वाले होते हैं वो क्या करते हैं ऐसा कर पाते हैं। चलिए ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। उच्च वाले व्यक्तियों में प्राकृतिक रूप से जैसे जानवर और पौधों की प्रजातियां, चट्टानों और पहाड़ों के प्रकारों का वर्गीकरण करने की, इसमें क्या होता है पहाड़ों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, ये सब के बारे में क्या होता है प्राकृतिक बुद्धि वाला क्या करता है संगीत वाला करता नहीं, इंटरपर्सनल करता नहीं, इंट्रापर्सनल करता नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ। वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं, जिन्हें पहचानने में अन्य चूक जाते हैं। क्या गणितीय हैं, क्या शारीरिक गतिक हैं, क्या अंतर्वैयक्तिक हैं, क्या संगीत में हैं। चलिए बताइए इसमें क्या होता है, जो स्वर का पहचान कर पाए, जो ताल का पहचान कर पाए, उसमें अंतर कर पाए, ये कौन होता है संगीत में बुद्धि वाले होते हैं। चलिए आगे समझिए। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार नृत्य व नाटक किस प्रकार की बुद्धि में अधिक मात्रा में होता है। क्या वो जो नाटक करते हैं उसमें क्या होता है शरीर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, शारीरिक गतिक संवेगात्मक बुद्धि होता है। उसमें क्या होता है जो खेल में होता है, जो फुटबॉल खेलते हैं, जो मैच खेलते हैं, जो धावक होते हैं, जो नाचने वाले डांस करने वाले होते हैं, जो नाटककार होते हैं, इन सब में कैसा होता है शारीरिक गतिक बुद्धि। ये क्या करते हैं अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें प्राकृतिक तो होगा नहीं, भाषाई भी नहीं होता है, और क्या होता है गणितीय भी नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपने भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और गुणों को पहचानते हैं। कौन सी बुद्धि होती है जो क्या करते हैं अपने बारे में भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं। क्या कर रहे हैं व्यक्ति अपने भावनाओं को गहराई के बारे में, क्या अंतर व्यक्ति होगा, भाषाई बुद्धि हो, शारीरिक बुद्धि, कौन सा हो जाएगा। ये देखिए इंट्रापर्सनल दिया है, इंट्रापर्सनल अंतर वैयक्तिक। इसमें क्या करता है जो इसमें स्टूडेंट होता है ये, जिसमें इसमें क्या ऐसे लोग आते हैं जो क्या करते हैं जो अपने अंदर के इसमें क्या होता है इंट्रापर्सनल होता है, जो क्या करे खुद के अंदर का क्या करे बुद्धि को समझ पाए उसको। ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या होता है, इसमें कहा भी गया व्यक्ति अपने भावनाओं के बारे में गहराई से जानता है, जो क्या करे अपने अंदर का जो उसका बुद्धि है उसके बारे में जानता है, उसको अंतरा व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी। बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। क्या बुद्धि पहले से निश्चित होती है। बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं है,
चुनौती देती है। इसमें निगेटिव पूछा है, ये ध्यान दीजिएगा। कौन क्या कह रहा है, हरोल्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी, इसमें से कौन सा निगेटिव है। बुद्धि कई प्रकार की होती है, बुद्धि व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धियां होती है, ये तो सही है, बुद्धि कई प्रकार की होती है। बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक है। बुद्धि पूर्व निर्धारित होता है, ये तो पहले से बुद्धि क्या होती है, किसमें कौन सा बुद्धि है पहले से भी क्या निर्धारित, ये हमारा दूसरा क्या हो जाए, गलत हो जाएगा। इसमें निगेटिव पूछा है, चुनौती पूछा है, निगेटिव पूछा है, निगेटिव का भाई क्या हो, निगेटिव हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानकीकृत परीक्षण के उपयोग में बुद्धि लब्धि की अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में एक प्रमुख चिंता यह है कि इसमें क्या आईक्यू का मानकीकृत स्टैंडर्डाइज का बात किया गया है। वे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं है, वे केवल गुणात्मक विश्लेषण करते हैं, वे बुद्धि के व्यापक रूप से मानते हैं, वे व्यक्तिगत मतभेदों के लिए जिम्मेदार हैं। बताइए कौन सा होगा। चलिए सॉल्व करिए। इसमें कहा क्या गया है, मानकीकृत परीक्षण के उपयोग में बुद्धि लब्धि की अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में एक प्रमुख चिंता यह है। इसमें क्या है, चिंता पूछ रहा है आईक्यू के बारे में। पढ़ते हैं, वे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं हैं, वे केवल गुणात्मक विश्लेषण करते हैं, ये तो होगा नहीं, वे बुद्धि को व्यापक रूप से मानते हैं। बुद्धि क्या बहुत व्यापक होता है, ये व्यक्ति के मतभेदों के लिए मतभेदों के ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए ये बुद्धि के व्यापक रूप से मानते, क्या बुद्धि क्या होता है, हर इंसान में क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन व्यापक नहीं होता है। वो क्या होता है, ये वे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं होते हैं। क्या होता है, वे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे समझिए इसका कहने का मतलब है जो किसी का बुद्धि होता है वो क्या होता है, हमेशा क्या होता है, निष्पक्ष नहीं होता कि किसमें कौन सा बुद्धि होगा। एक में क्या होता है, एक से ज्यादा बुद्धि भी होती है। एक कोई व्यक्ति है उसमें क्या होता है, एक से ज्यादा, वो जिस संस्कृति में रह रहा है उसको क्या करें, उसको दूसरे संस्कृति में, समझिए आज कोई गाना गा रहा है उसको क्या करते, एथलीट में लेकर चले जाएंगे तो उसमें क्या होगा, दूसरा बुद्धि आ जाएगा। इसके कहने का मतलब यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानियां सुनने के अच्छे कौशल होते हैं उनमें बुद्धि का अधिक मात्रा होता है। इसमें क्या क्या, पढ़ने लिखने कहानियां सुनने में होगा तो क्या होगा, वो क्या पढ़ने लिखने में क्या होगा, भाषा का यूज, कहानियां सुनने में क्या होगा, भाषा का, मैथ का तो होगा नहीं, भाषाई बुद्धि का होगा। अंतर व्यक्तिक तो होगा ना, संगीत का होगा नहीं। अंतर व्यक्तिक होगा मतलब ये दूसरे के बारे में, जब किसी दूसरे का बुद्धि के बारे में जाना जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, दूसरे के बारे में जब पहचाना जाना जाता है तो उसको अंतर बुद्धि। जब किसमें क्या होगा, कहानी सुनना, पढ़ना लिखने क्या होता है, भाषा से संबंधित, भाषाई बुद्धि होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हमारा सेशन यहाँ पे था, अब इसके आगे जो आज यहाँ तक पढ़ा गया, अब इसके आगे हमारा जो मैराथन अभी कंटिन्यू रहेगा। तो इसके आगे हम पढ़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और उसके साथ साथ लाइक करिए। और अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हम ये जो हमारा चैनल है इसको क्या करिए, सब्सक्राइब शेयर भी करिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिए। थैंक यू।